हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में शब्द क्या है। बोलते समय हमारे मुख से यानी हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उन वर्णों को जब हम मिला देते हैं तभी बनता है शब्द, और शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। तो बच्चों, शब्द सार्थक होना चाहिए यानी कि सही होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। आइए देखिए और पढ़िए। यहाँ पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र है गाजर। गाजर कितनी ध्वनियों से बना है? ग जमा आ जमा ज जमा अ जमा र जमा अ। इतनी सारी ध्वनियां मिली तब बना शब्द गाजर। मूली म जमा उ जमा ल जमा ई, मूली। कनेर क जमा अ जमा न जमा ए जमा र जमा अ, कनेर। तो अब समझिए बच्चों कि उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्द गाजर, मूली और कनेर विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए, अर्थात वह सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएंगे। जैसे इन्हें भी पढ़िए। झ जमा आ जमा ड जमा उ, झाड़ू। ये एक सार्थक शब्द है, सही शब्द है, इसका अर्थ है। ड जमा उ जमा झ जमा आ, दूझा। निरर्थक शब्द है यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये शब्द निरर्थक है। तो अतएव बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को यानी कि जो वर्ण सही होते हैं उनको जब हम मिलाते हैं तब शब्द बनते हैं, इसी को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इसे भी समझिए कि आपने देखा कि झाड़ू एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है, लेकिन दूझा शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बना तो है किंतु इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। तो याद रखिए, प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से ही बनता है और शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। जब शब्द का कोई अर्थ होगा उसी को हम सार्थक शब्द कहेंगे। आगे पढ़ते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है। तो बच्चों, विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, यानी कि शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो आइए एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि तत् जमा सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे आम्र, आलस्य, उज्ज्वल, उलूक, उष्ण, उच्च, ओष्ठ, कर्ण आदि ये सब संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् जमा भव, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन यानी कि परिवर्तन करके चेंजेस करने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हमने बदल दिया है और हिंदी भाषा में लाया गया है। जैसे आम, आलस, उजला, उल्लू, ऊंट, ऊंचा, ओंठ, कान आदि। तो आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही उदाहरण जिसमें तत्सम शब्द को कैसे तद्भव शब्द में बदला गया है। तत्सम शब्द अक्षी, उसको बदल के तद्भव बनाया आंख। पितृ पिता, कर्म काम, अग्नि आग, वृद्ध बूढ़ा, सर्प सांप, अश्रु आंसू, विवाह ब्याह, व्याघ्र बाघ, अर्ध आधा, कुपुत्र कपूत, श्वसुर ससुर, पक्ष पंख, कटु कड़वा, हस्ती हाथी, पत्र पत्ता, कर्पूर कपूर, रात्रि रात।
आइए पढ़ते हैं अगला, देशज शब्द क्या होता है। तो देश जमा ज अर्थात देश में उत्पन्न, देश में ही बनाए गए शब्द होते हैं देशज शब्द। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों और सामान्य बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, कद्दू, खटपट, खर्राटा, पगड़ी, खलबली, खचाखच, गिरगिट, गड़बड़, थैला, घमासान, चुटकी, झूला, ठेला, चारपाई, डिबिया, ढोल, ताला, थाल, जूता, पापड़, पटाखा, बिल्ली, भांपू, लोटा। ये सभी हिंदी के देशज शब्द हैं जो हमारे ही भारत देश में बोले जाते हैं। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है इंजन, बैग, कोट, कार, सिनेमा, टेलीफोन आदि। अरबी शब्द अखबार, खत, किताब, औरत, कानून, मालिक आदि। फारसी शब्द अंदाज़ा, आसमान, शादी, चिराग, ज़मीन, दुकान आदि। पुर्तगाली शब्द कमरा, चाबी, गमला, तंबाकू, आलपिन, साबुन आदि। तो बच्चों ये थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण। अगला है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन सार्थक शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जो सही शब्द है उनको हम तोड़ नहीं सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तीर, चना, हाथ, चिड़िया, मेज, पानी आदि। इन्हें अगर आप तोड़ दोगे तो इन्हें कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। दूसरा है यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे 2 सही शब्द जो मिलकर एक तीसरा शब्द बना देते हैं। जैसे डाक जमा खाना, डाक खाना। अब जमा मान जमा इत, अपमानित। चिड़िया जमा घर, चिड़ियाघर। राज जमा दूत, राजदूत। पाठ जमा शाला, पाठशाला। सेना जमा नायक, सेना नायक। तीसरा है यौगरूढ़ शब्द, यानी कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे बच्चों कुछ यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सही अर्थ को छोड़कर एक दूसरा ही अर्थ दे देते हैं। जैसे यौगरूढ़ है चौपाया, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 4 पैर वाला, लेकिन विशेष अर्थ होगा पशु, क्योंकि पशु 4 पैर वाला होता है। जैसे दशानन, 10 मुख वाला रावण। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला यानी कृष्ण। नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शंकर, शिवजी भगवान। और निशाचर यानी रात में घूमने वाला राक्षस। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है उसका कोई विशेष अर्थ बताया गया है, इसी को हम यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा है बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द यानी सही शब्द, निरर्थक शब्द यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कुर्सी, लड़का, बर्तन आदि। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को भी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे कि एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, सड़क एक ऐसा शब्द है जिसका एक ही अर्थ है। मकान, पुस्तक, छाता, कमीज आदि। अनेकार्थी शब्द यानी कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, अब हार का मतलब है हार जाना, पराजय, और एक हार होता है फूलों का हार। पत्र यानी कि पत्ता, चिट्ठी, धातु का पतला टुकड़ा। फल यानी परिणाम, खाने वाला फल, चाकू या तलवार आदि का धारदार सिरा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जिनके और भी अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग को हम अनल भी कह सकते हैं, अग्नि भी, पावक, ज्वाला। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, वारिधि। चांद, चांद को हम शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, शेखर, चंद्रमा। और जल, जल को पानी, अंबु, वारी, तोय, ये सब कह सकते हैं। इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा का उल्टा होगा उजाला, सच, झूठ, माता पिता,
नया पुराना, धरती आकाश, अपना पराया, आदान प्रदान, काला सफेद। दूसरा है निरर्थक शब्द, यानी जिसके कोई अर्थ नहीं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कीच, खट, वोटी, वाय आदि। इनके कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। और चौथा है बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसा होता है। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने के रूप बदल जाता है, यानी कि जब हम उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदलता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, बालक खाना खाता है और बालिका खाना खाती है। तो यहाँ पर बच्चों लिंग के कारण आया विकार, यानी कि जो चेंजेस आए वो लिंग की वजह से आए। लड़का हुआ तो खाता है, लड़की होगी तो खाती है। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वचन के कारण विकार आया, बदलाव आए। तुम पढ़ते हो, तुमने पढ़ा, तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पे काल के कारण विकार आया है। तो बच्चों, विशेष जानकारी ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में शब्द आते हैं वो सभी विकारी शब्द होते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, यानी कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर रूप नहीं बदलता, यानी कोई बदलाव नहीं आता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि बालक दिन भर पढ़ता है, बालिका दिन भर पढ़ती है। तो दिन भर जो शब्द है इससे लिंग में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये अविकारी शब्द है। बालक एवं बालिकाएं दिन भर पढ़ते हैं, बालक एवं बालिकाओं ने दिन भर पढ़ा। बालकों को दिन भर पढ़ने दो, मैं दिन भर पढ़ता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर दिन भर जो शब्द है वो अविकारी शब्द है, क्योंकि इसके आ जाने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उपयुक्त वाक्यों में दिन भर शब्द अलग अलग 6 वाक्यों में आया है, परंतु इसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः दिन भर अविकारी शब्द है। तो बच्चों याद रखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय आदि बोधक, ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। तो आइए एक बार फिर से दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। विभिन्न आधारों पर शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा जाता है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।